साल 1700 सीई, जब भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर पावरफुल मुगल्स का राज था। इंडिया की इकोनॉमी इस समय अपने पीक पर थी, क्योंकि इंडिया टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से अपने पैर फैला रहा था। इस समय इंडिया पूरी दुनिया का 25% तक मैन्युफैक्चरिंग अकेले ही करता था। भारत का कपड़ा उद्योग दुनिया भर में मशहूर था और यहाँ से मलमल जैसे कपड़े पूरी दुनिया भर में भेजे जाते थे। यहाँ तक कि काली मिर्च जैसे भारतीय मसालों की मांग भी पूरी दुनिया में थी। इसके अलावा भारत जहाज निर्माण और धातु उद्योग में भी बाकी दुनिया से काफी आगे था। लेकिन जब साल 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। जबकि जापान जैसे अन्य एशियन देश इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुके थे, तो फिर इंडिया इतना पीछे क्यों छूट गया? क्या भारतीय लोग उनकी तरह टेक्निकल माइंडेड नहीं थे, या उनमें हार्डवर्क की कमी थी, जो ब्रिटिशर्स द्वारा मॉडर्न स्ट्रक्चर देने के बाद भी अपनी कंट्री को जापान की तरह डेवलप नहीं कर पाए? ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल 19th सेंचुरी के मिडिल से जापान जैसे देश अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहे थे, जबकि इस समय तक भारत के पास इतना धन नहीं बचा था कि वो इस पैसे का उपयोग अपनी कंट्री के विकास में कर सके। भारत की इकोनॉमी को अंग्रेजों ने पूरी तरह उजाड़ दिया था। यहाँ की जनता भूख प्यास से मर रही थी। लेकिन बस इतना ही नहीं, बल्कि जाते जाते ब्रिटिशर्स ने भारत के साथ ऐसा खेल खेला जिसके बारे में भारतीय जनता कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पार्टीशन। ना जाने कितने जाने गई और रातों रात अनेक बेकसूरों की अपनी ही जन्मभूमि पराई हो गई। एक ऐसी कंट्री जो कभी सुपर पावर हुआ करती थी, उसे अंग्रेजों ने बीते कुछ ही सालों में गरीबी रेखा पर लाकर खड़ा कर दिया। भारतीयों की सारी संपत्ति ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक की एक रिपोर्ट की माने तो ब्रिटिशर्स भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर अपने साथ ले गए, और ये रकम इतनी बड़ी थी कि ये आज यूनाइटेड किंगडम की कुल जीडीपी का भी 17 गुना से भी अधिक है। और अगर वो आज इसे चुकाना भी चाहे तो भी नहीं चुका सकते। लेकिन आखिर कैसे ब्रिटिशर्स इतनी बड़ी रकम अपने साथ ले गए और भारत की जनता को इसकी भनक तक नहीं लगी? दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो व्यापार के इरादे से थी, लेकिन यहाँ की फ्लरिश इकोनॉमी देखकर उसका इरादा बदल गया। देखते ही देखते ब्रिटिशर्स ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी कंपनी की ब्रांचेस खोल ली, और कंपनी के सामान की रक्षा के बहाने इन्होंने यहाँ पर किले बना लिए और अपनी खुद की सेना रखनी शुरू कर दी। इसी दौरान साल 1707 सीई में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और उसके बाद गद्दी पर बैठने वाले सम्राट इतने पावरफुल नहीं थे। इसके अलावा उन्हें पड़ोसी राज्यों से लगातार युद्ध करने पड़े, जिसने मुगल्स को और ज्यादा कमजोर बना दिया। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इन अंग्रेजों को जहाँ भी मौका मिलता वहाँ के राजा को युद्ध में हराकर ये लोग अपना राजा बैठा देते थे, जो कि सिर्फ नाम मात्र का राजा होता था, क्योंकि राज्य की सारी शक्तियां ब्रिटिशर्स के हाथ में होती थी। जैसे जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ये लोग भारतीय किसानों पर तरह तरह के कर लगाकर अपनी जेबें भरते जा रहे थे। और अब जैसे ही ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन की मिलों में बने कपड़े को भारतीय बाजारों में उतारा, तो भारतीय बुनकर उनके सामने एक कंपटीशन के रूप में खड़े थे। इस कारण अंग्रेजों ने भारतीय बाजार पर कब्जा जमाने की सोची। अपनी कंपटीशन खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने भारतीय हथकरघा उद्योगों को नष्ट करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने भारतीय बुनकरों के अंगूठे तक तुड़वा दिए ताकि वे दोबारा ये बिजनेस ना कर सके। इसके अलावा भारतीय कपड़ा उद्योग ब्रिटेन में मिलों में बने चीपेस्ट कपड़े की बराबरी नहीं कर सके और समय के साथ बंद हो गए। ब्रिटिशर्स भारत को सिर्फ कच्चे माल तक ही सीमित करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने भारत की एक बड़ी आबादी को एग्रीकल्चर की ओर धकेल दिया, जिससे भारतीय लोग पूरी तरह खेती पर निर्भर हो गए। अब जैसे ही ब्रिटेन में मिलों में बन रहे कपड़े को रंगने के लिए नील की जरूरत पड़ी, तो ब्रिटिशर्स ने भारतीय किसानों को जबरदस्ती नील, कपास और अफीम की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि इसे कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन लाया जा सके और बचे हुए माल को बाकी देशों में महंगे दामों पर बेचा जा सके। ये लोग भारत से कच्चा माल काफी कम दामों में खरीदते थे, और उसका पैसा ये लोग अपनी जेब से नहीं देते थे, बल्कि जो पैसा भारतीय किसानों से टैक्स के रूप में लिया गया था, उसी पैसे से वे लोग भारतीय किसानों से कच्चा माल खरीदते थे। मतलब किसानों का पैसा उनको ही वापस देकर ये लोग भारत से कच्चा माल फ्री में प्राप्त कर रहे थे। इससे हमें यह पता चलता है कि कैसे ब्रिटेन इतनी महंगी फसलों को फ्री में प्राप्त कर रहा था और उसे अपनी कंट्री के विकास में लगा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो भारत को खुलकर लूटा ही, लेकिन जब साल 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली, इसके बाद
इंडिया को अपना माल सीधे ही विदेश में निर्यात करने की छूट मिल गई। लेकिन यहाँ भी ब्रिटिशर्स ने अपना फायदा देखा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय निर्यात पर काउंसिल बिल लागू कर दिए। ये एक विशेष प्रकार की करेंसी होती थी, और अगर किसी विदेशी व्यापारी को भारतीय व्यापारी से सामान खरीदना होता था तो उसे सबसे पहले ब्रिटेन की सरकार को सोने या चांदी में भुगतान करना होता था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार उसे ये काउंसिल बिल देती थी, और उसे ये विदेशी व्यापारी भारतीय व्यापारियों को देकर उनका माल खरीदते थे। और अब भारतीय व्यापारी इस काउंसिल बिल को ब्रिटिश सरकार को देते थे, और ब्रिटिश सरकार इन्हें बदले में पैसे में भुगतान करती थी। लेकिन ये वही पैसे होते थे जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से कर के रूप में लिया था। मतलब यहाँ भी भारतीय जनता के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा था। माल तो भारत से निर्यात होता था, लेकिन सोना चांदी सीधे ब्रिटेन में जाता था। इसके अलावा ब्रिटेन ने जितने भी युद्ध लड़े और 1857 की क्रांति में जो भी खर्चा किया गया वो भी सीधे भारत के धन से किया गया था। और इस तरह ब्रिटिशर्स ने बीते हुए कुछ ही सालों में भारत को खुलकर लूटा, और भारत की इकोनॉमी जो कभी फ्लरिश हुआ करती थी उसे गरीबी के सबसे निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर इतनी बड़ी राशि ब्रिटेन ना ले जाकर सीधे भारत के विकास में लगाई गई होती तो आज हम सब जानते हैं भारत का इतिहास कुछ और होता।